किसी किसी भी ऐसे नॉन टेक्निकल बंदे को जिसके पास ये स्किल्स नहीं, आईटी स्किल्स नहीं है, क्या उसको इस लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो कंडीशंस हैं उसमें ये हैं कि इसमें आप ऐसे वर्कफोर्स को हैंडल कर रहे होंगे जो कि जिसमें आपका स्किल सेट नहीं होगा। अच्छा, इसका एक सेल्फ असेसमेंट फार्मूला ये है कि पहले तो आप ये देखेंगे क्या आपके पास इतना एम्पल सरमाया है कि आप अगर एक स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं और लेट से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं 8 से 10 लोगों के साथ, तो क्या उनकी सैलरीज आप 5 से 6 महीने बियर कर सकते हैं? मतलब ये कि वो तमाम बिजनेसमैन जो ऑलरेडी बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उनको आप सजेस्ट करते हैं कि वो को वर्किंग स्पेस की बजाय अपने इंडिविजुअल सेटअप में, अपने प्राइवेट सेटअप में जाएं। बिल्कुल, इफ यू क्वालिफाई फॉर देम, आपको जो है फ्री ऑफ रेंट वर्क प्लेस जो है वो दी जाती है। हमें पहले कंपनी रजिस्टर करनी है नए स्टार्टअप के लिए, उसके बाद ऑफिस स्पेस जो है ये एक बड़ा चैलेंज होता है और उसकी लोकेशन एक चैलेंज होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जो रिसोर्स है ये ह्यूमन बीइंग है, ये मशीन नहीं है। तो किसी भी इंसान का दिल जो है वो अखलाक से जीता जा सकता है। लास्ट टाइम हमने बात की बिजनेस एथिक्स की, तो हम बिजनेस एथिक्स समझते हैं कि शायद हम क्लाइंट से लॉयल हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो आपको अपनी कंपनी में एक ऐसी हियरार्की क्रिएट करनी है और ऐसी ग्रोथ क्रिएट करनी है क्योंकि आप भी अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ दिए पर ग्रो आप भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जल्ला का शुक्र अदील, आप सुनाए कैसे हैं? वेलकम टू पार्क फैक्टर पॉडकास्ट। और लास्ट एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था कि इस इंडस्ट्री में कितना वैक्यूम है, उसका बड़ा इमेंस रिस्पांस आया, बहुत सारी क्वेरीज आई। लोग ये जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करें कि वो इस बिज़नेस में आएँ। पहला तो ये फैक्टर है कि वो आएँ या ना आएँ, और क्या फैक्टर्स ऐसे देखें कि वो इस बिज़नेस में आएँ। बिल्कुल ठीक है अदील, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये बताएं अदील के एक पहले तो हमने ये बताना है कि उन्हें इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। किसी भी ऐसे नॉन टेक्निकल बंदे को जिसके पास ये स्किल्स नहीं, आईटी स्किल्स नहीं है, क्या उसको इस लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, लाइक आप पहले किसी बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं और उसके मैनेजमेंट का पार्ट हैं, अगर आप सक्सेसफुली उसको मैनेज कर रहे हैं, तो किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस की तरह ये बिजनेस में भी आपको कदम ले लेना चाहिए। जो कंडीशंस हैं उसमें ये हैं कि इसमें आप ऐसे वर्कफोर्स को हैंडल कर रहे होंगे जो कि जिसमें आपका स्किल सेट नहीं होगा। लेकिन कुछ अरसे बाद विद इन अ मंथ और 2 आपको वो फैक्टर्स तमाम पता चल जाएंगे कि इनको कैसे कंट्रोल करना है, या किस चीज़ पे इनसे आपने कौन से ऐसे KPIs हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे होंगे कि आपका बिजनेस सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि पहला स्किल जो आपके पास होना चाहिए वो ये कि अगर तो आप बिजनेस में हैं ऑलरेडी और कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो आप किसी भी बिजनेस की तरह ये वाला बिजनेस कर सकते हैं। अरे आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इसका मतलब है कि आप कोई और बिजनेस जो आईटी से रिलेटेड नहीं है वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट स्किल्स हैं। उसको रन करने के साथ साथ अब आप एक नया वर्टिकल स्टार्ट करें, बिल्कुल ऐसा, तो आप कामयाब हो सकते हैं। एग्जैक्टली। चलें अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले इस पॉइंट को एलैबोरेट करें कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, अब वो आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इस वर्टिकल में आना चाहते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं वो कैसे इस काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक सेल्फ असेसमेंट फार्मूला ये है कि पहले तो आप ये देखेंगे क्या आपके पास इतना एम्पल सरमाया है कि आप अगर एक स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं और लेट से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं 8 से 10 लोगों के साथ, तो क्या उनकी सैलरीज आप 5 से 6 महीने बियर कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी पहले दिन से प्रॉफिट नहीं बनना शुरू होता। यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है। जब पहले एट पार आएगा, पहले आप उसको ब्रेक इवन पे लेके आएंगे, फिर ये प्रॉफिट बना के देना शुरू करता है ना बिजनेस। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या आपके पास कोई महदूद सरमायादारी तो नहीं है। अगर आपके पास महदूद सरमाया है तो पहले आप उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, यानी कि सरमाया इकट्ठा करें, फिर इस बिजनेस में आए। दूसरी चीज़ जो वैल्यूएट आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आप किस एरिया में लोकेटेड हैं। क्या आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं, या आप स्टेटा B या स्टेटा C टाउन में हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जो रिसोर्स है, क्योंकि इसमें आपको स्किल रिसोर्स चाहिए ना, स्किल लेबर चाहिए, तो क्या स्किल लेबर मौजूद है?
अगर तो स्किल्ड लेबर मौजूद है तो वहाँ देखें वहाँ वर्टिकल्स कौन से चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि हर शहर के अपने ही एक वर्टिकल्स हैं जो वहाँ रन हो रहे हैं, स्किल सेट है, तो दैट मीन्स कि आपको वहाँ से उस स्किल सेट का जो लेबर है वो मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली आपने सबसे पहले तो अपना HR रखना है, फिर आपने को मैनेजर रखना है जो कि बाकी जो टीम बिल्ड करेगा और काम लेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे वहाँ स्किल सेट कौन सा है और आपने किस बिजनेस में जंप इन करना है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपका इंटरनेशनल जो क्लाइंट है वो कौन सा है। क्या आप इस बिजनेस में जंप करने के बाद क्लाइंट ढूंढेंगे, या आपके पास ऑलरेडी आपके कोई रिलेटिव की बेस में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसकी सूरत में कोई क्लाइंट है जो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर सकता है बाहर, US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, कहीं भी अगर वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है तो क्या आप फिर इस बिजनेस में जंप इन कर रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए आप जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर जहाँ तक स्टार्ट की बात आई तो पाकिस्तान एक, मैं समझता हूँ कि बिजनेस के हिसाब से एक बहुत अच्छा कंट्री है, स्पेशली इफ यू वांट टू डू अ बैक ऑफिस प्रोसेसिंग सिस्टम हेयर, BPO को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो ईज ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। लेट्स से कि यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन बड़ी आसान है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप SCCP से करवा सकते हैं या अदरवाइज लोकल रजिस्ट्रार से, कोई भी एक NTN सोल प्रोप्राइटर या एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अगर आपने SCCP से रजिस्टर करवाना है तो वहाँ फिर आप मतलब सिंगल डायरेक्टर कंपनी खोल सकते हैं। तो एंड इट हार्डली टेक्स लाइक बड़े थोड़े से पैसों में मतलब आप ये कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो फैक्टर मेन आ जाता है वो आ जाता है ऑफिस की लोकेशन की सिलेक्शन। ऑब्वियसली इसमें इस हमारे लाइन ऑफ वर्क में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है या आप ये कह लें कि हमारा जो एसेट्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपने ये देखना है कि कहाँ आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। एक गुंजानाबाद एरिया में जहाँ पे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या वहाँ पे रिसोर्स मौजूद है तो ऑफिस हमेशा किसी ऐसी जगह पे बनाएं। दूसरा, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी एक्सेस हो ताकि स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इजीली आ सकें, उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं जो काम कर रही होती हैं, आई सल्यूट टू देम कि उनको बहुत सारे सोशल चैलेंजेस का सामना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर कहीं पढ़ने भी जाना है या उन्होंने जॉब पे जाना है तो उनको वो अपने किसी भाई या वालिद के मरहूने मिन्नत होती हैं या शौहर के मरहूने मिन्नत होती हैं कि उनको छोड़ के आएँ या लेके जाएँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मेन ऑप्शन फॉर देम जिसमें वो इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऑफिस स्पेस आपकी ऐसी जगह पे हो जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे पास हो। फिर रिसेंटली पाकिस्तान में जो है वो शेयर वर्किंग प्लेसेस का एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं वो डेवलप हो चुकी हुई हैं। तो कोवर्किंग स्पेसेस ने ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट किए होते हैं। तो एज अ स्टार्टअप आप एक कोवर्किंग स्पेस में अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस ले सकते हैं। डेडिकेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मतलब इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि मैं बहुत थोड़े से पैसों से स्टार्ट कर लूँगा और मैं जिस तरह रिसोर्स बढ़ाता जाऊँगा उस तरह वहाँ पे सीट्स लेता जाऊँगा, तो मेरा ख्याल है कि ये सही अप्रोच नहीं होगी। आपको एक डेडिकेटेड ऑफिस लेना है क्योंकि आपके डाटा की, आपके बिजनेस की जो इंटेग्रिटी है, उसके जो सीक्रेट्स हैं वो तभी मेनटेन हो सकेंगे कि आप अपनी डेडिकेटेड प्लेस पे बैठ रहे हैं जहाँ पे किसी दूसरे की इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑफिस सिलेक्शन के बाद जो आपकी जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपने अब रिसोर्स कहाँ से हायर करने हैं। और अगेन आपका जो पहला बंदा जो आप हायर करेंगे वो HR जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो होगा, जो कि आपके वर्टिकल के मुताबिक आपको जो कैंडिडेट्स हैं वो स्क्रूटनाइज करके और वो ला के देगा। तो एक अच्छा HR इज द की पर्सन जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा। He is the backbone of the company. He is the backbone of the company, no doubt. अच्छा, इसके अलावा अगर आप अगर आप शुरू में HR की तरफ नहीं जाना चाहते तो बहुत से थर्ड पार्टीज हैं जो यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आपको लेट्स से इफ यू नीड 10 पर्सन्स तो वो आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट दे देंगे कि मुझे इन स्किल सेट्स का, इन जॉब्स डिस्क्रिप्शन के साथ ये पे रोल है और ये उनके इंसेंटिव्स हैं। इसके मुताबिक आपको 10 जो हैं वो बच्चे चाहिए या 10 कैंडिडेट्स चाहिए।
तो वो क्या करेंगे कि वो आपको 70 to 80 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाएंगे, और वो भी मतलब सिलेक्टेड इंटरव्यूज़ होंगे। उसमें से आप अपना राइट पर्सन जो सिलेक्ट करके उसको आप हायर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको एक इंटरनल एचआर पे भी चाहिए होता है, क्योंकि आपने हायरिंग तो कर लिया, आपने रिटेंशन तो करनी है ना, रिटेंशन करनी तो है, एक एचआर पे भी चाहिए एग्जैक्टली। फिर उन हेड काउंट्स के मामलात हैं, और क्योंकि यहाँ तो मतलब ग्रोथ होनी है, तो 10 से वो 100 कब जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो वो 100 बंदों के साथ उनके 100 मामलात हैं, उनको हैंडल करने के लिए यू नीड अ डेडिकेटेड पर्सन। आप एज अ बिजनेसमैन या एज अ सीईओ आप हर चीज में जंप इन नहीं कर सकते। और स्पेशली ये आप उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो वो वहां पे भी बिजी हैं, तो उनको इस नए स्टार्टअप के अंदर उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनके लिए बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी हैं वो परफॉर्म कर रहा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, आपने एज सुन एज पॉसिबल ना सिर्फ इस सिस्टम को बनाना है, उसके अलावा इसको आपने डेडिकेटेड पर्सन्स को आपने रोल्स असाइन करने हैं, आपने एक सिस्टम डेवलप करना है ताकि इसमें जो आपकी हेडेक्स हैं वो कम से कम हों। आपका जितना इंटरेक्शन है, आपके जितनी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ बिजनेस के ग्रोथ की तरफ जाएं, ना कि आपके डे टू डे ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में सारा दिन सर्फ हो जाए। अच्छा अदिल, आप एक बात और बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक नए स्टार्टअप को कोवर्किंग स्पेस में जाना चाहिए कि अपना छोटा सेटअप अलग लगाना चाहिए? उसकी वजह यह है कि कोवर्किंग स्पेस में वो तमाम चीज़ें जो उसने अपने सेटअप में लगानी है वो ऑलरेडी मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, आईटी सर्विसेज मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसने आना है, बैठना और काम शुरू कर देना है। लेकिन अपना सेटअप का मतलब है इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा, और आपको अलग इंडिविजुअल सेटअप के मुराद ये कॉस्ट ज़्यादा स्टार्टअप कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इसके ना अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ आरा हैं इसके बारे में। मैं ये समझता हूँ कि जो को वर्किंग स्पेस है इट्स काइंड ऑफ ए इंक्यूबेटर। आप अगर वहाँ पे अपना स्पेस लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज वहीं पे मिल जाएं, जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी एक चेयर ली होती है या एक सीट ली होती है, तो वो दैट कुड बी एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन बिजनेस ग्रोथ। जबकि आप जब अलहदा से कहीं पे स्टैंड अलोन बैठे हुए हैं, वहाँ सारा कुछ आपने खुद ही अपना डेवलप करना है। दोनों के अपना एक ग्रोथ प्लान है। को वर्किंग स्पेस के कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस ये हैं कि आपकी जो डाटा इंटीग्रिटी है, क्योंकि आपके पास कस्टमर्स का डाटा है और क्लाइंट्स हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनकी समटाइम्स कार्ड डिटेल्स भी होती हैं, उनका फाइनेंशियल डाटा भी होता है, या फाइनेंशियल डाटा ना भी हो, उनका पर्सनल डाटा जो है वो उनकी जो प्राइवेसी है वो मैटर कर रही होती है, और उसकी जो सीक्रेसी है वो रखना वहाँ पे शायद एक प्रॉब्लम बन जाए। दूसरी चीज़ ये कि हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी कुछ बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, आपके कुछ प्लान्स होते हैं, आपका एक वर्टिकल होता है, शुरू में वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, उसको आपने मजबूत करना होता है उस वर्टिकल को। तो शुरू में ही आपका वो आइडिया अगर कॉपी करके कोई और उसको पेस्ट करके चला रहा हो तो शायद आपके लिए वो फिजिबल ना हो। तो उस सूरत में आप अगर अपना अलहदा से ऑफिस बनाते हैं, उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा एक स्टेबल इंटरनेट चाहिए होगा, आपको एनर्जी का बैकअप रिसोर्स चाहिए होंगे, आपको वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, आपके लिए वहाँ पे ऑफिस बॉयज होंगे, मतलब ये सारे आपकी एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो बढ़ती है, जो कॉस्ट है। लेकिन ये कॉस्ट आपकी जो डाटा और बिजनेस सीक्रेसी की जो कॉस्ट है उससे मेरा ख्याल है कि इंतहाई कम होगी। मतलब ये कि वो तमाम बिजनेसमैन जो ऑलरेडी बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उनको आप सजेस्ट करते हैं कि वो को वर्किंग स्पेस की बजाय अपने इंडिविजुअल सेटअप में, अपने प्राइवेट सेटअप में जाएं। बिल्कुल, वो को वर्किंग स्पेस में मत जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेसमैन है तो उनको इस साइड से कॉस्ट सेविंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो डाटा कॉम्प्रोमाइज होगा उसकी कॉस्ट उससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर इसके अलावा को वर्किंग स्पेस के अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त बहुत सारे ऐसी वर्किंग प्लेसेस और आईटी पार्क्स और इंक्यूबेटर्स जो है वो उन्होंने फराहम किए हुए हैं। इग्नाइट एक इंक्यूबेटर है, फिर नेशनल इंक्यूबेशंस हैं जो कि इवन के स्टेटस सी टाउन्स में जो छोटे शहरों में भी मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पे वर्किंग स्पेसेस बनाए हुए हैं, और समटाइम्स इफ़ यू क्वालिफाई फॉर देम आपको जो है फ्री ऑफ रेंट वर्क प्लेस जो है वो दी जाती है। तो आप वहाँ डू एक्सप्लोर दैम, उनको ज़रूर अप्लाई करें, देखेंगे वो आप क्या उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। उसके अलावा ये जो इंक्यूबेशंस हैं ये ना सिर्फ आपको वर्किंग स्पेस देते हैं बल्कि इसके अलावा आपको नेटवर्किंग का, मतलब इंडस्ट्री में नेटवर्किंग के मौके फराहम करते हैं, फिर आपको वो गाइड कर रहे होते हैं, फिर जैसे डिजी स्किल्स है या
ई रोज़गार है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो नौजवान जो अभी अंडर ट्रेनिंग होते हैं उनको आपके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो रिसोर्स फाइंडिंग की जो जर्नी है वो बड़ी महदूद, वो बड़ी थोड़ी हो जाती है, आपकी एफर्ट्स कम हो जाती हैं। तो इन दो ऑप्शंस के अलावा एक तीसरी ऑप्शन गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, वो भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है। चलें, अच्छा आपने बात की कि हमें पहले कंपनी रजिस्टर करनी है नए स्टार्टअप के लिए, उसके बाद ऑफिस स्पेस जो है ये एक बड़ा चैलेंज होता है, और उसकी लोकेशन एक चैलेंज होती है कि आपने ऐसी लोकेशन चूज़ नहीं करनी जहाँ पे आपका रिसोर्स को आने में प्रॉब्लम हो रही हो। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ये तो हो गया, दो चीज़ें होंगी। अब तीसरा फैक्टर कौन सा आपको क्या ख्याल है कि आपने एक पहला वो बंदा हायर कर लिया, आपने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हायर कर लिया जिसने आपके बाकी एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। अच्छा, अब तीसरी जो सबसे अहम चीज़ इस बिज़नेस में है वो बिल्डिंग द राइट टीम। आप किसी ना किसी तरह रिसोर्स तो अपनी टीम में ले आए, अब आप अपनी कंपनी में ले आए, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि ये जो रिसोर्स है ये ह्यूमन बीइंग है, ये मशीन नहीं है। तो किसी भी इंसान का दिल जो है वो अखलाक से जीता जा सकता है। लास्ट टाइम हमने बात की बिजनेस एथिक्स की, तो हम बिजनेस एथिक्स समझते हैं कि शायद हम क्लाइंट से लॉयल हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन जब तक आप अपने एम्प्लॉय से, अपनी टीम से लॉयल नहीं होंगे, आप उस तरह की ग्रोथ नहीं ले सकते जिस तरह आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सबसे मेजर फैक्टर ये है कि आपने टीम को कैसे बिल्ड करना है। एक वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में एक बात, एक मिथ बनी हुई है कि हमारा जो रिसोर्स है वो बहुत लिक्विड एचआर होता है और इसमें मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है, और बहुत सारे इवन के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशली कॉल सेंटर्स की जॉब को जो है वो एक जस्ट स्टे ओवर जॉब समझते हैं कि थोड़ा सा पॉकेट मनी अर्न करेंगे, या अभी सेमेस्टर ब्रेक है तो 2-3 माह इधर लगा लिए, एक आईफोन ले लिया, उसके बाद जो है खैर बात कह देंगे। जबकि मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे पे स्केल है, जो यहाँ पे अर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो बढ़ती हैं वो किसी भी कन्वेंशनल जॉब से कहीं ज़्यादा हैं। फिर कन्वेंशनल जॉब्स के अपने बड़े फैक्टर हैं ना। आप मतलब सेल्स में, लेट से अगर आप सेल्स में कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ आपको दिन में, गर्मी में, पोल्यूशन में, एक जगह से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आप एक बड़े अच्छे कंट्रोल्ड वेदर के एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए, एसी लगा हुआ है या हीटर लगा हुआ है, और आप साफ सुथरे माहौल में बैठ के काम कर रहे हैं। इट्स अ कॉर्पोरेट जॉब। तो अदरवाइज अगर हम जॉब्स की इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल देखें तो लिमिटेड जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अगर आज आपको मैं कहूँ कि हम 10,000 बच्चे आपके पास सीवीज आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि जैसे लेट से कॉल सेंटर एसोसिएशन है या पाशा है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, इनको अगर आप अप्रोच करें तो ये 10,000 बच्चे विद इन अ डे ये कहीं ना कहीं कमा सकते हैं, बिल्कुल कंज्यूम हो जाएंगे, सच बल्कि इससे कहीं ज्यादा कैपेसिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं आईटी अलाइड सर्विसेज वाली, वो अंडर कैपेसिटी काम कर रही हैं इस वक्त। तो दैट मीन्स के जो अगर जॉब के मुतलाशी हैं उनको जॉब चाहिए, कंपनीज को बंदे चाहिए, तो सिर्फ राइट फिट या राइट ब्रिज बनने की बात है। तो ये चीजें अवेलेबल हैं। तो जब आप राइट टीम की हम बात करते हैं, वो आपका भी अपना तजर्बा है, आपके ख्याल में कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम उस टीम को रिटेन कर सकते हैं? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? लेट से हमने 10 बंदे हायर कर लिए, हमने 15 बंदे हायर कर लिए, अब उनको हम क्या चीज़, किस तरह कन्विंस करें कि वो हमारे लिए काम करें? अगेन मतलब उनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई चीज़ नहीं रोक रही, या उनको दूसरी जो कंपनीज हैं वो सही कह रहे हैं। देखें, कोई भी इंडिविजुअल दिल जब आपकी कंपनी ज्वाइन करता है ना, तो वो ये देखता है कि 5 साल बाद मैं कहाँ पे हूँगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं दिखाई ना, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जिस दिन वो एक ऐसे मोनोटोनस लेवल पे आ जाएगा ना कि उसको लगेगा इसके बाद बस मेरी यही लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो आगे पीछे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो आपको अपनी कंपनी में एक ऐसी हिरार्की क्रिएट करनी है और ऐसी ग्रोथ क्रिएट करनी है, क्योंकि आप भी अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ दिए, पर ग्रो आप भी नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, तो आपको अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। ना सिर्फ दिखानी पड़ेगी, बल्कि उसके लिए ग्रोथ का मौका उसको देना पड़ेगा, फेयर चांस देना पड़ेगा ग्रो करने का। तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि एम्प्लॉय को पता होता है कि यार मैं यही हूँ, मैं यहीं रह जाऊँगा, इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूँ। तो वो आप उस ऐसे एम्प्लॉय को आप रिटेन नहीं कर सकते। ऐसे बंदे को अगर किसी ऐसे बच्चे को आपने रिटेन कर लिया है ना, तो समझे उसके अंदर तो वो स्पार्क ही नहीं था कि वो परफॉर्म कर सकता, वो एक अच्छा परफॉर्मर ही नहीं है। जो अच्छा परफॉर्मर होगा ना, वो इस फॉर्मूले पे जीरो ग्रोथ पे कभी रिटेन आप नहीं कर सकते। तो हमेशा ये तो नंबर 1 फॉर्मूला है कि आपकी कंपनी में
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जिस वक्त आप बच्चा हायर करें उस वक्त बच्चे को बताएंगे बेटा आज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, साल बाद आप यहाँ पे होगे, 2 साल बाद आप यहाँ पे होगे। 2 साल टाइम मतलब परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली टाइम बेस्ड नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, लेकिन वो परफॉर्म करते करते उसको साल लग ही जाता है, लर्न करते करते परफॉर्म करते साल 1.5 साल लगते हैं उसको। तो ये तो की है, की टू रिटेन एन एम्प्लॉय इज टू शो हिम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। और ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं तो ग्रोथ से मुराद ये है कि मॉनेटरी ग्रोथ प्लस ये कि जो भी एक ह्यूमन की जो साइकी है या उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है तो वो उसको नजर आना चाहिए कि कैसे ही कैन ओन हिज ओन व्हीकल, कार, बाइक, कैसे वो अपना प्लॉट बनाएगा, कैसे वो अपना घर बनाएगा। मतलब इफ ही एंड्स अप डूइंग अ बिजनेस अ जॉब विद यू फॉर लाइक 30 years या 10 years, तो वो 10 साल में क्या वो अपना घर बनाने के काबिल होगा, जो कि कन्वेंशनल जॉब में शायद 30 साल बाद वो होता है। लेकिन आईटी सेक्टर का फायदा ये है कि वो 10 साल के अंदर अंदर वो अपना घर बना सके, वो एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर सके। अच्छा, एक मॉनेटरी ग्रोथ होगी, उसको स्टेटस ग्रोथ भी चाहिए। बिल्कुल, मॉनेटरी ग्रोथ से मुराद तो ये है कि वो जिस काम पे पहले दिन आया था उसी काम पे वो पैसे बना रहा है, लेकिन उसको स्टेटस ग्रोथ से मुराद ये है कि अगर वो एज एन एजेंट आया था तो अब वो सुपरवाइजर है, अब सुपरवाइजर के बाद अब वो मैनेजर है, मैनेजर के बाद अब वो फ्लोर मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर के बाद वो डायरेक्टर ऑपरेशंस है। उसको स्टेटस ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो एक ही काम करते करते चाहे पैसा बन भी रहा है तो थक जाएगा। अब उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी जो पहले दिन उसकी एफिशिएंसी थी। तो आपको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली उसी की डोमेन में रहते हुए चेंज करना पड़ेगा उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करवाने के लिए। अच्छा, इसका भी एक टाइम फ्रेम तो कोई होगा, मतलब यानी कि ये एक कॉमन मिथ है, क्योंकि मेरा कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ डायरेक्ट इंटरव्यूज़ में बैठने का। तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चा एक बिल्कुल फ्रेशर बच्चा होता है, जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके जहन में होता है कि जॉब शायद ऐसी होगी कि एक बहुत बड़ा ऑफिस होगा, उसमें एसी लगा हुआ होगा, एक बड़ा सारा डेस्क होगा जहाजी साइज का, जिसपे पीएन फाइल्स लेके आएगा, साथ चाय का कप रखेगा और कहेगा सर ये ज़रा फाइल्स पे साइन कर दें, और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको एक बड़ी लक्रेटिव जो है वो सैलरी मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये भी बावर कराने की ज़रूरत है कि ये ग्रोथ अगर आएगी तो ये कैसे आएगी। लास्ट एपिसोड में जैसे हमने बात की कि एथिकल और अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो बिजनेस मैन कर रहे हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ कर रहे हों, वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनका वो जहन में रखें कि मतलब पैसा है, ज़रूर है इस फील्ड में, लेकिन इतना जल्दी नहीं है कि रातों रात, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारा 80% पाकिस्तानियों को यही प्रॉब्लम है कि वो रात को चाय के कप के ऊपर या चाय के ढाबे पे या बाहर कहीं मतलब जब भी उनकी सिटिंग होती है दोस्तों में, तो वो बिजनेस प्लान बनाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि रातों रात किसी तरह अमीर हो जाएं। देखिए, हमारे इस इंडस्ट्री का मसला ये है कि जब हमारे पास बच्चा आता है ना और जॉब स्टार्ट करता है तो वो अपनी सैलरी बाद में कंपनी का प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है, कंपनी क्या कमा रही है। यानी कि उसका जॉब का पहला महीना है, वो अपना काम तो बाद में करता है, अपनी सैलरी उसको बाद में मिलती है, पहले वो ये कैलकुलेट करता है कि ये कितना कमा रहे हैं और मैं इनको कितना कमा के दे रहा हूँ। और उस दिन से उसका माइंड बन जाता है कि यार ये जो मैं इनको कमा के दे रहा हूँ ना, ये मैंने खुद कमाना है। उसको ये बात पता ही नहीं होती कि कंपनी जहाँ तक पहुंची है ना, ये किन किन स्टेप से किस तरह स्ट्रगल करते करते रास्ते बनाते बनाते यहाँ तक पहुंची है। बहुत सारे बच्चे बहुत अर्ली जॉब क्विट करते हैं और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं। बहुत ही कम, आई वुड से 1% कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी होगी जिसमें एक बच्चे ने बहुत अर्ली जॉब क्विट की हो और अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया हो और बड़े डिटर्मिनेशन से किया हो, टाइम लगा हो और वो आगे निकल गया हो, वरना ये सब फेलियर्स होते हैं। ठीक है, देखिए, जब एक बच्चा ज्वाइन करता है तो पहले कुछ महीने तो वो प्रोडक्ट नॉलेज ही गेन कर रहा होता है। बिल्कुल, वो ये सारी उसको पहले से एक्सपीरियंस लेके ही नहीं आता, वो इस लाइन में इनएक्सपीरियंस्ड होता है, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है, वो स्किल सेट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके बाद कहीं जाके वो परफॉर्म करना शुरू करता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि उस बच्चे को अगर आपने ये बताया हुआ है कि बेटा ये आप एज एन एजेंट हायर हुए हो, फॉरगेट अबाउट टाइम। ये इस इंडस्ट्री में टाइम बार्ड नहीं है सरकारी नौकरी की तरह कि बेटा आप 17वें सेल पे हायर हुए हो, 5 साल बाद आप 18वें में हो गए। ये टाइम बार्ड नहीं है, यहाँ पे आप 10 साल भी गुजार लो और परफॉर्म ना करो तो वहीं के वहीं रह जाओगे। 2 महीने में अगर आप वो स्किल सेट अटेन कर लो जो कि आपके एजेंट से सुपरवाइजर बनने के लिए जरूरी है, तो आप 2 महीने में सुपरवाइजर बन चुके होंगे, 3 महीने में आप मैनेजर बन चुके होंगे। ये आप ये एक इंडिविजुअल की लर्निंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी लर्न करता है, कितना जल्दी परफॉर्म करता है विद इन अ कंपनी। जब तक वो परफॉर्म कर रहा होता है वो अंडर रेडार होता है, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस में रहते हुए परफॉर्म कर रहा हो।
लेकिन वो तमाम बच्चे जो बहुत जल्दी जॉब को क्विट करते हैं और कहते हैं कि हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वो फिर शॉर्टकट्स पे जा रहे होते हैं। वो फिर उनके लिए एथिक्स मैटर नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने जॉब क्विट ही अर्ली क्विट ही पैसों के लिए किया होता है। उनको एक बात पता होती है हमें पैसा बनाना है और क्विक पैसा बनाना है, तो क्विक पैसा फिर एथिकल वे से बनना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली जब आपको काम नहीं आता और आपको शॉर्टकट करना है, तो फिर वो एथिकल वे नहीं हो सकता। फिर आप एन अनएथिकल वेज अडॉप्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप इस बात की परवाह नहीं कर रहे होते कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको तो बस पैसा चाहिए होता है, किसी इस तरह या उस तरह पैसा कमाना होता है। तो वो लोग फिर अपना जब सेटअप स्टार्ट करते हैं ये सोचते हुए, तो उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि काम सीखे बगैर आप अपना काम नहीं कर सकते, चाहे इस तरह करने की कोशिश करें या उस तरह करने की कोशिश करें। उसमें भी कौन सा उनका पैसा बन जाता है, वो भी मतलब 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से जो है वो सर्वाइव भी कर पाते हैं। उसके बाद वो अगेन मतलब वो जो फेल हो जाते हैं और दोबारा वो कहीं जो है वो या तो जॉब तलाश करने की सोच रहे होते हैं या फिर वो इंडस्ट्री क्विट करके कोई और कन्वेंशनल काम का सोच रहे होते हैं। लेकिन अनएथिकल वे जो है ना, वो एक गैम्बलिंग की तरह है। अगर आज पैसा आ भी गया ना, तो कल सब निकल जाएगा आपके पास से। आप बिजनेस नहीं खड़ा कर रहे। अनएथिकल वे का मतलब है कि आप बिजनेस नहीं खड़ा कर रहे, अब आप दिहाड़ी लगा रहे हैं। आज लग जाएगी, कल हो सकता है सब खत्म हो जाएगी, कल नहीं तो परसों सब खत्म होनी है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कामयाब हुए शुरू में, पर एंड में सब लॉस करके बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने बिजनेस नहीं खड़ा किया था उन्होंने। ये जो दिहाड़ी माइंडसेट है, ये जो बनता जा रहा है स्पेशली यंग हमारी जनरेशन का, आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स हैं ये, मतलब या कौन ऐसे लोग हैं जो ये या तो माइंडसेट बनाते हैं, या किन लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको गाइड करें साथ साथ? देखिए, ये जो वो तमाम हमारे इन्फ्लुएंसर्स और मेंटर्स जिन्होंने ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है ना, और बच्चों को सिखाया कि बेटा फ्रीलांसिंग करनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में तो फ्रीलांसिंग का स्टार्ट दिहाड़ी से होता है। आप ढूंढते कोई क्लाइंट मिल जाए आपको, कोई एक क्लाइंट मिल जाता है। वो परमानेंट काम नहीं होता आपका, वो एक क्लाइंट मिलता है आपको जो आपको काम देता है। दूसरा पता नहीं कब मिलेगा, पर वो जो काम देगा उसको पैसे आपको आ जाएंगे। दूसरा कब मिलेगा, तीसरा कब मिलेगा आपको पता ही नहीं होता, जब तक कि आप अपना प्रोफाइल इतना बिल्डअप ना कर लें कि आपको रेगुलर काम आना स्टार्ट हो जाए। उस वक्त तक ये फ्रीलांसिंग बेसिकली दिहाड़ी चल रही होती है, जब तक कि फ्रीलांसिंग एक परमानेंट जॉब में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो दिहाड़ी एक मैं इसको ये बुरी चीज नहीं कहता। दिहाड़ी का मतलब होता है कि डे वर्क, दैट्स कॉल्ड दिहाड़ी। कि आपने काम किया, पैसे मिले आपको, और इसमें क्या है, काम के डॉलर से पैसे आए, काम के डॉलर से पैसे आ गए। लेकिन फिर वो बात है कि एथिकल वे से बिजनेस करेंगे तो फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी आपकी। अनएथिकल वे से आपकी फाउंडेशन इतनी वीक है कि किसी दिन भी आप जितना मर्जी बड़ा सेटअप बना चुके हो, एकदम गिर जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि हुआ क्या आपके साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप जॉब करते हैं तो पहले कुछ साल जॉब करें। कुछ साल जॉब करके अपना स्किल सेट इतना मजबूत कर लें कि आपको पता हो यार कि अब मैं अपना काम शुरू करूंगा ना, तो अब मैं मार नहीं खा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं वलीद। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि लेट्स से अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया है और वो स्ट्रगलिंग फेज में है, तो वो कहाँ से फंड रेज कर सकता है, या क्या ऐसे इकदाम है जिससे वो मजीद जो है बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। एक मेजर फैक्टर मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी आईटी जो कंपनीज हैं बड़ा सक्सेसफुली काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल मतलब हम को मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बन सके, चाहे वो आईटी फील्ड में हो या इवन कोई कन्वेंशनल बिजनेस हो। हमारी कोई फूड चेन जो है वो इंटरनेशनली मतलब रिकग्नाइज नहीं है। हमारा कोई भी बिजनेस जो है वो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो या स्पोर्ट्स गुड्स हो, हाँ हम किसी बड़े क्लाइंट्स के लिए काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर सके, हम अपना नाम नहीं बना सके। तो क्या ऐसी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिससे हम इंटरनेशनली जा सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर वलीद फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।